हेलो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं नेट CSIR दिसंबर 2019 के मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, ऑफ द थ्री चिल्ड्रंस उमा प्लेज ऑल थ्री क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी। तो मैं एक काम कर रहा हूँ कि इसको मैं वेन डायग्राम के बेस पे आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। चलिए तो वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो हमको 3 गेम्स दिए, तो ठीक है, 3 गेम्स के लिए हम यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे डायग्राम बना लिया है। चलिए तो अब यहाँ पे मुझे बोला गया कि उमा प्ले ऑल ऑफ थ्री क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये जो सर्कल है, सो दिस फॉर फुटबॉल, ये वाला क्रिकेट के लिए है और ये वाला हॉकी के लिए है। चलिए तो मुझे बोला गया है कि उमा जो है वो तीनों भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रही है, मतलब ये उमा का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद बोला गया है कि इकबाल प्लेस क्रिकेट बट नॉट फुटबॉल। तो इकबाल जो है वो क्रिकेट खेल रहा है लेकिन फुटबॉल नहीं खेल रहा है। और तरुण प्लेस हॉकी, तो तरुण जो है वो हॉकी खेल रहा है लेकिन वो क्रिकेट या फुटबॉल दोनों नहीं खेल रहा है। अब हमको क्वेश्चन पूछा गया है, द नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बाय एटलीस्ट 2। कोई भी 2 बच्चे हम यहाँ पे अगर कंसिडर करते हैं तो 2 बच्चे मिलकर कम से कम कितने गेम खेल रहे हैं। देखिए तो अगर मैं कॉम्बिनेशन लगाता हूँ उमा और इकबाल का, तो देखिए उमा क्योंकि सभी स्पोर्ट्स को प्ले कर रही है, ठीक है, तो उमा का अगर कैलकुलेशन मैं इकबाल के साथ सेट करता हूँ तो उमा खेल रही है हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट। तो मिनिमम यहाँ पे तो यहाँ तो तीनों गेम हो गए एक्चुअली, ठीक है, उमा और इकबाल के कॉम्बिनेशन के साथ। तो मैं उमा को किसी के भी साथ, उमा का कॉम्बिनेशन तरुण या उमा का कॉम्बिनेशन इकबाल के साथ लगाऊंगा, उमा प्लस इकबाल, तो यहाँ पे 3 स्पोर्ट्स हो जाएंगे क्योंकि उमा तीनों भी खेल रहे हैं। या फिर उमा प्लस तरुण करता हूँ तो भी 3 आ गया। लेकिन अब प्रॉब्लम है इन दोनों का, तरुण और इकबाल, ठीक है। तो तरुण और इकबाल का अगर मैं कॉम्बिनेशन लगूंगा तो इकबाल क्रिकेट खेल रहा है और तरुण हॉकी खेल रहा है, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ स्पोर्ट्स हो गए 2। तो देखिए हमको एटलीस्ट कम से कम कितने, तो देखिए तो कम से कम कितने गेम खेल रहे हैं वो 2 स्पोर्ट्स, ओके। तो मिनिमम 2 स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन रहेगा 2। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एक स्टैटिस्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, और ये भी ऑब्जर्वेशन ही करना है आपको यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शंस देखिए, जैसे मैंने कहा कि ऑब्जर्वेशन ही करना है, ऑब्जर्वेशन के बेस पर ही हमको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। कुछ भी लिखना नहीं है, कोई कैलकुलेशन इसमें करना नहीं है हमको, सिंपल सा और बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए यहां क्या बोला गया है, क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करना है सिर्फ। द रिजल्ट ऑफ सर्वे टू फाइंड द मोस्ट प्रेफर्ड लीडर अमॉन्ग ABC इन द टेबल। तो 3 लोग चुनाव में खड़े हुए हैं, इलेक्शन में किसी भी टाइप के, तो हमको बोला गया है कि ABC 3 लोगों में से उनके प्रेफर्ड ऑर्डर इस तरह से दिए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन आर गिवन वेट्स 3 to 1 रिस्पेक्टिवली। स्टैटिस्टिकली विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड रिप्रेजेंट द प्रेफरेंस ऑफ द वोटर्स। A and C are within 10% of each other. B is most preferred. B and C are within 10% of each other. C is the most preferred. तो सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला प्रेफरेंस सबसे ज्यादा मिल रहा है B को 54, और सेकंड नंबर पे मिल रहा है C को, ठीक है। ए को कैलकुलेट, अब यहां पे ए को कैलकुलेट ही मत कीजिए क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस में इस पर्सन का कैलकुलेशन या रेंज कितना है 13, तो इसको छोड़ दीजिए। अब सेकंड प्रेफरेंस देखिए, सेकंड प्रेफरेंस इसका 37 है और इसका 39, तो अगर हम यहां से कंपेयर करते हैं तो सिर्फ 2 से कम है, मतलब इसके पास सिर्फ +2 है। लेकिन अगर मैं यहां पे कंपेयर करूंगा इन दोनों का तो इसके पास +19 है, मतलब सबसे ज्यादा चांसेस किसके है, तो बी के। तो यहां पे मैं सीधा बोल दूंगा मेरा ऑप्शन रहेगा ये, बी इज द मोस्ट प्रेफर्ड। बाकी कुछ भी मुझे सोचना नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है। ये भी एक थिंकिंग लॉजिकल क्वेश्चन है, यहां पे मुझे बहुत कुछ कैलकुलेट नहीं करना है। और ये डायग्राम के बेस पे इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन बोला गया है कि 4 व्हीलर कार्ट इज गोइंग अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक। चलिए तो मैं यहां पर एक सर्कुलर ट्रैक बना लेता हूं। देखिए ये सर्कुलर ट्रैक है। ओके, 4 व्हीलर कार्ट है, तो 4 व्हीलर कार्ट मतलब उसके 4 पहिए होंगे। तो देखिए ये एक व्हील, ये दूसरा व्हील, ये तीसरा व्हील और ये चौथा व्हील। ठीक है, ये एक 4 व्हीलर। अब ये देखिए ये हो गया आउटर डायरेक्शन, मतलब ये तो सर्कुलर ट्रैक का इनर, और सर्कुलर ट्रैक अगर मैं बनाऊँ तो सर्कुलर ट्रैक ऐसा भी रहेगा बाहर से। ओके, अब इसमें क्या हो रहा है देखिए, अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये थोड़ा डिस्टेंस इसने कवर किया और ये थोड़ा आगे चला गया, अब यहां पर आ गया ये पोजीशन में। फिर से अब सर्कुलर ट्रैक सॉरी जो 4 व्हील कार्ट है वो यहां पहुंच गया, तो ये उसके 4 पहिए, व्हील्स। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, और यहां पर डायरेक्शन, आउटर डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा। चलिए अब देखते हैं, ऑल व्हील्स रोटेट एट द सेम स्पीड। बिल्कुल नहीं। बहुत स्टूडेंट्स को लगता है कि ये आंसर हमारा करेक्ट है, तो मैं बोलता हूं कि बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है ये बाद में बताऊंगा। 4 व्हील्स हैव डिफरेंट स्पीड ईच अदर। नहीं, देखिए 4 का तो बिल्कुल नहीं हो सकता। 4 का अगर अलग अलग स्पीड होगा तो एक, देखिए अगर समझ लो ये एक ट्रैक है और चारों जो व्हील है अलग अलग स्पीड से चलेंगे, मतलब ये एक पर्टिकुलर टाइम में ये इतना चला, ये ऊपर ये वाला यहाँ पर गया, ये वाला यहाँ पर गया, ये वाला यहाँ पर चला गया, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। व्हीकल ही टूट जाएगा हमारा पूरा, तभी ये पॉसिबल है। मतलब मेरा सेकंड ऑप्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। चलिए तो सेकंड ऑप्शन तो मैंने आपको बता दिया पॉसिबल नहीं होता है। उसके बाद ऑप्शन 3, तो ऑप्शन 3 जो है ये मेरा करेक्ट आंसर है। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, ठीक है क्यों। देखिए व्हील क्लोजर टू इनसाइड द ट्रैक, तो व्हील क्लोजर टू इनसाइड द ट्रैक मतलब ये देखिए ये इनसाइड ट्रैक के पास में है, और ये जो है इधर के ये आउटसाइड ट्रैक के पास में है, ये वाले व्हील्स। ओके, अब देखिए आउटसाइड वाले व्हील्स को इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ा है सेम टाइम में। ओके, बल्कि इनसाइड वाले व्हील्स को इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ा है। देखिए टाइम हमारे पास सेम है, यहां से यहां जाने के लिए एक व्हीकल को सेम टाइम लगने वाला है, लेकिन ये व्हील को इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, जबकि ये व्हील्स को थोड़ा लॉन्गर डिस्टेंस कवर करना पड़ा। मतलब यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि जो आउटर व्हील्स है उनका स्पीड ज्यादा होगा कंपेयर टू इनर व्हील्स के। तो मैं यहां क्या बोल सकता हूं, व्हील्स क्लोजर टू इनसाइड ऑफ ट्रैक मूव स्लोअर देन आउटर व्हील्स। तो ऑब्वियस है आउटर व्हील का स्पीड ज्यादा रहा होगा, मतलब इनर व्हील्स का स्पीड कम रहा होगा। तो ये मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अब फोर्थ में मुझे उल्टा दिया है, क्लोजर व्हील क्लोजर टू इनसाइड ट्रैक मूव फास्टर। अब अगर ये ज्यादा स्पीड में घूमेंगे तो, और ये स्पीड, इनका स्पीड कम होगा, ऐसा उनका बोलने का मतलब है कि आउटर वाले जो व्हील्स है आउटर ट्रैक पे, तो उसका स्पीड कम होगा और इनका स्पीड ज्यादा होगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता तो व्हील इस डायरेक्शन में नहीं, सॉरी कार्ट हमारा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जाता। ओके, अगर वैसा होता तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब पहला ऑप्शन जो मैंने डायरेक्टली बोला था कि मैं बाद में बताऊंगा, देखिए ऑल व्हील रोटेट्स एट द सेम स्पीड, तो ये सेम स्पीड में कब रोटेट होंगे, अगर व्हीकल स्ट्रेट जाता है तो तभी ये पॉसिबल है। रोटेटिंग डायरेक्शन में अगर कोई भी व्हीकल चल रहा है, ऐसे बोलिए या ऐसे बोलिए, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, कोई भी डायरेक्शन में अगर कर्व डायरेक्शन में है तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि ऑल व्हील रोटेट्स एट सेम स्पीड। ठीक है, अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है मतलब स्ट्रेट डायरेक्शन में, तभी ये पॉसिबल है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरा आंसर था यहां पे ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, और ये भी बहुत ही लेस कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं है।
क्वेश्चन मुझे दिया गया है कि व्हाट इज द रेशो ढूंढना है फिर से, रेशो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विथ 1 सेंटीमीटर साइड to the total surface area of cubes formed by breaking the original cube into identical cubes of side 1 मिलीमीटर। चलिए मैं एक क्यूब यहां पे बना के देता हूं आपको। ठीक है, तो ये एक क्यूब है। अब इसका जो डायमेंशन है वो है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। ओके, पूरा डायरेक्शन 1 सेंटीमीटर का है। तो इसका जो सरफेस एरिया है, ठीक है, सरफेस एरिया का मतलब है कि मुझे वॉल्यूम नहीं निकालना, सरफेस एरिया। ठीक है, तो इसका जो सरफेस एरिया है उसका रेशो कंपेयर टू, अगर मैं इसके 10 छोटे छोटे पार्ट करता हूं, ठीक है, 10 पार्ट कैसे होंगे, तो 1 मिलीमीटर 10 क्यों होंगे। ठीक है, सबसे पहले तो वो बताना पड़ेगा मुझे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू होता है 10 मिलीमीटर। ओके, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होंगे, तो अगर मैं 1 मिलीमीटर का पार्ट कर रहा हूं तो इसमें हो जाएंगे 10 पार्ट। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, देखिए वही चीज इधर भी होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब इधर भी 10 बनेंगे, इधर भी 10 बनेंगे, और ओवरऑल क्यूब कितने बनेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम इसका निकाल लेते हैं। तो 1 सेंटीमीटर को मैंने अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट किया तो मेरा हो गया 10 मिलीमीटर। ओके, अब तो मेरे पास में इसका जो सरफेस एरिया है, ठीक है, तो मेरा सरफेस एरिया हो जाएगा। अब मुझे एरिया निकालना है। ठीक है, तो उसके अलावा अब मैंने ये 10 के छोटे छोटे पार्ट्स किए यहाँ पे, देखिए। ठीक है, तो मेरा एक का जो एरिया है, ठीक है, वो हो गया है मेरा 10 मिलीमीटर स्क्वायर, ये जो ओरिजिनल मेरा क्यूब है। ठीक है, चलिए अब क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर सॉरी एरिया कितना हो जाएगा, अगर मेरा देखिए सबसे पहले फॉर्मूला सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब मेरा हो जाएगा 6L स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो दूसरे क्यूब है, तो यहाँ पे देखिए मेरा हो जाएगा अभी 6L स्क्वायर। तो मेरे पास में यहाँ पे डायमेंशन है 1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाता है 1 सेंटीमीटर 1 सॉरी यहाँ पे 6 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय एल। एल का वैल्यू कितना है मेरा 1 सेंटीमीटर में ले रहा हूं मैं, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो मेरा एरिया हो गया यहां पर, बड़ा जो मेरा क्यूब है उसका बड़े क्यूब का एरिया मेरा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मैं मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूं तो वो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरा 6 इंटू 10 मतलब 60 मिलीमीटर स्क्वायर। अब ये 10 क्यों लिया मैंने, तो ये आपको मैं एंड में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल ध्यान में रख लीजिए कि मेरा जो एक्चुअल बड़ा क्यूब था उसका मेरा एरिया हो गया 60 मिलीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, अब मैंने इसके 10 पार्ट किए, तो 10 पार्ट किए तो ऑब्वियस है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10, क्योंकि देखिए रो में भी 10 पार्ट हुए हैं तो ऑब्वियसली कॉलम में भी इधर भी 10 पार्ट होंगे, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10। अब फॉर्मूला वही है मेरा 6L स्क्वायर, तो 6L स्क्वायर, तो मेरा लेंथ यहाँ पर है 10, तो 6 इंटू 10 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 600 मिलीमीटर स्क्वायर। चलिए अब मुझे तो ढूंढना है रेशो, तो रेशो ढूंढना है, तो मैं यहीं पर आपको फॉर्मूला बता रहा हूं साइड में। देखिए इसको हम इरेज कर देते हैं। अब रेशो किसके साथ निकालना है, तो बड़ा क्यूब, तो बड़ा क्यूब का मेरे पास में वैल्यू कितना है, देखिए फॉर्मूला दोनों का क्या होने वाला है 6L स्क्वायर अपॉन 6L स्क्वायर। ओके, तो 6 गेट कैंसल,
तो इसलिए मेरे पास बचता है एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, मतलब ये एक एल स्क्वायर और ये एक एल स्क्वायर। तो मैंने 6 को पहले ही एलिमिनेट कर दिया था, इसलिए मैंने 60 के बजाय लिया था 10। तो अगर मैं 6 को एलिमिनेट करके वैल्यू निकालता हूं तो यहाँ पे आएगा मेरा 10 मिलीमीटर और यहाँ पे आएगा मेरा 100 मिलीमीटर, ठीक है। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में इसको 10 कंसिडर किया था, आप भी कर सकते हो क्योंकि 6 एलिमिनेट होगा बिकॉज ऑफ रेशो कंसेप्ट, ठीक है। चलिए, तो अब तो हमने 6 के हिसाब से, मतलब 6l स्क्वायर के हिसाब से वैल्यू निकाला है। तो 6l स्क्वायर के हिसाब से वैल्यू निकाला है, तो 6 के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। देखिए, तो मेरे ओरिजिनल क्यूब का आंसर कितना है, 60 मिलीमीटर स्क्वायर, ओके। और जब डिवाइड करके निकाला तो कितना मिल रहा है मुझे, 600 मिलीमीटर स्क्वायर। मिलीमीटर स्क्वायर कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ऑप्शन बचा 6/60, 6 1 जा 6, 6 10 जा 60। सो आंसर हो गया 1/10। सो 1/10 कहाँ है मेरे पास, 1/10 है मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें भी बहुत ही कम कैलकुलेशन है। देखिए, कैलकुलेशन का पार्ट जो है ये आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेंगे, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। जैसे कि इसके पहले का जो प्रॉब्लम था उसमें मैंने बोला था कि कैलकुलेशन बहुत कम है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड है। तो मैं अर्लियर प्रॉब्लम के बारे में एक चीज़ और एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, अगर मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मुझे सीधा पता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल तो होता है 10 mm, ठीक है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 10 मिलीमीटर स्क्वायर। और अब एक क्यूब के 10 इक्वल पार्ट्स करना है और वो भी 1 सेंटीमीटर के 10 इक्वल पार्ट। तो 1 सेंटीमीटर के 10 इक्वल पार्ट हो जाएगा 1 mm, ठीक है। तो एक क्यूब में 10 इक्वल पार्ट्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। मतलब 10/10। तो 10/10 कितना हो जाएगा, 100। मतलब एरिया हो जाएगा 100 मिलीमीटर स्क्वायर। अब इनका रेशो मिलीमीटर स्क्वायर कैंसल, 10 1 जा 10, 10 10 जा 100। तो देखिए, इतने शॉर्ट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लेकिन इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये बहुत जल्दी होगा, नहीं तो हमने जो एक डिटेल मेथड मैंने आपको बता ही दिया है ऑलरेडी, कैसे कौन सी वैल्यू किस तरह से आएगी। चलिए, अब ये क्वेश्चन, अब अगर इसको मैं शॉर्ट में करना चाहूँ तो देखिए शॉर्ट में क्वेश्चन कैसे हो जाएगा। बोला है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ही एग्जाम दे रहे हो। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें भी हमारे पास 4 ऑप्शंस है, लेकिन हमारे पास में एग्जाम में कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चंस। और 4 क्वेश्चन के कितने ऑप्शंस होंगे, 4 चॉइसेस, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास 4 चॉइस है, तो 4 क्वेश्चन के लिए हमारे पास कितनी चॉइस हो जाएंगी, 16। लेकिन ये तो हो गए 4 चॉइस, लेकिन प्रोबेबिलिटी कितनी बढ़ जाएगी। अब देखिए प्रोबेबिलिटी कैसी होती है, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या। अब हमारा ये एक क्वेश्चन है, इसके कौन से अगर हमको रैंडम गेस करना है, मतलब हम सॉल्व नहीं कर रहे, तो ये एक क्वेश्चन के क्या क्या आंसर हो सकते हैं। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है, इसका आंसर ये भी हो सकता है, इसका आंसर ये भी हो सकता है, इसका आंसर ये भी हो सकता है। मतलब एक क्वेश्चन के 4 पॉसिबल आंसर है। मतलब देखिए, एक क्वेश्चन के 4 पॉसिबल आंसर है, तो 4 क्वेश्चन के आप बोलोगे 16 हो जाएंगे, नहीं, यही हमारी गलती है। क्यों, तो जरा देखिए कैसे ये प्रॉब्लम जो है वो, क्योंकि यहाँ पे अब प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी में कॉन्सेप्ट जो है वो सीधा सीधा नहीं होगा। मतलब ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हिसाब से हो गया, 1 के लिए 4 तो 4 के लिए 16, तो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में होता है, प्रोबेबिलिटी में ये नहीं होता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में इस क्वेश्चन को हमको कैसे सॉल्व करना है, देखिए। तो मेरे ओवरऑल चांसेस कितने हो जाएंगे, ओके। तो देखिए मैं बताता हूं, हमारा एक क्वेश्चन के लिए कितने चॉइस है हमारे पास, 4, तो हम इसको लिखेंगे 1/4, ओके। और 4 क्वेश्चन के लिए 4 चॉइसेस, तो चांसेस कितने हो जाएंगे ये, मतलब टोटल जो हमने बोला था ना, एक क्वेश्चन के लिए 4 चॉइसेस, तो 4 क्वेश्चन के लिए कितने, तो 4 क्वेश्चन के लिए हो जाएंगे 64। और वो किस तरह से, ये लॉजिक है, 1 के लिए 4 और 4 के लिए 4। मतलब मेरा आंसर, अब देखिए 4 4 दोनों का पावर कॉमन है, तो ये हो जाएगा 1/4 देख लीजिए आंसर कहाँ पे है ऐसा, तो मेरा ऑप्शन 2, तो 1/4 इज माई करेक्ट आंसर, ओके। तो ये था प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन।
चलिए, तो यहाँ पे हम इस वीडियो को स्टॉप कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।